हमने बात आरंभ की थी। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन की। उसमें हमने राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती को कवर कर लिया है। उसके बाद जब 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात की जाती है तो उसमें विवेकानंद की बात की जाती है, एडुकेशन की बात की जाती है, लेकिन वो चूंकि आपके पोस्ट में इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम उससे आगे चलते हैं। 4 विचारक हैं गांधी से पहले जो आपके पोस्ट दिए गए हैं। एक तो है दादा भाई नौरोजी, एक है रामास्वामी नाइकर, एक है अरविंद घोष और एक है सर सैयद अहमद खान। तो इसमें आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी का जन्म है 1825 अक्टूबर 1917 तक उन्होंने अपना जीवन जिया है। वो उनको कहा जाता है कि वो एक ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको माना जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक रहे थे। और ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने कहा ये तो नहीं मालूम, लेकिन गांधी जी ने जरूर इनके बारे में लिखा था 1896 में कि भारत की जनता आपको अपने पिता की तरह मानती है। तो इसलिए गांधी जी ने वो बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तिलक ने भी इनके बारे में लिखा है। तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में, उन सब ने इनको स्वीकार किया है। ये स्वयं भी दादा भाई नौरोजी भी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये हालांकि यहाँ के पारसी परिवार के थे, संपन्न परिवार के थे। यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापक भी बने, प्रोफेसर बने और बाद में वो इंग्लैंड गए और बहुत वर्षों तक इंग्लैंड में रहे और वहां पर वो पार्लियामेंट के सदस्य भी बने। पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने लिबरल पार्टी से। और लिबरल पार्टी उसमें ग्लैडस्टोन बहुत बड़ा विचारक का प्रधानमंत्री था और उनसे उनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो लिबरल पार्टी के सदस्य रहे और पार्लियामेंट में हालांकि जीते वो सिर्फ 5 वोट से थे, लेकिन जीतने के बाद जो उन्होंने पहला सदन पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने काम किया वो ये था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत की कैसे उनका शोषण हो रहा है इसके बारे में उन्होंने बात बताई। उनकी जो मुख्य सिद्धांत है जिसके कारण से उनको याद किया जाता है वो है उनका ड्रेन थ्योरी। वो पहले विचारक थे जिन्होंने जिसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है कि वो पहले विचारक हैं जिन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की। यानी भारत के संदर्भ में जो उनका अध्ययन है उस अध्ययन में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भारत का आर्थिक पतन अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। उससे पहले भारतीय जो जीडीपी थी भारतीय राष्ट्र की या जो आर्थिक संपन्नता थी वह यूरोप के देशों से भी बेहतर थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर जो शासन शुरू किया उसमें उन्होंने भारत की आर्थिक संपन्नता को विपन्नता में परिवर्तित किया। ये उनका मानना था और इसके पक्ष में उन्होंने बहुत से तथ्य भी दिए, बहुत से एविडेंसेस तथ्य भी प्रस्तुत किए। उसमें स्वयं एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर भी थे उसको। और उन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया। भारत की अर्थव्यवस्था का जो अब तक भारत के बारे में लोग बात कर रहे थे वो सैद्धांतिक बात कर रहे थे, धार्मिक बात कर रहे थे, दार्शनिक बात कर रहे थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तथ्यों के आधार पर, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के आधार पर भारत की गरीबी के कारण को खोजा और उसका
कारण उन्होंने जो बताया उसे कहा जाता है ट्रेन थियरी। ट्रेन थियरी का अर्थ है कि भारत का शोषण, जो भारत में जो उत्पादन हो रहा है, जो भारत की प्रगति हो रही थी, जो भारत में और कुछ आ रहा था, जो मिल रहा था भारत को, उसको अंग्रेज उस प्रॉफिट को इंग्लैंड ले जा रहे थे। और इसका उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा और डिटेल में, कि जैसे उन्होंने भारत में रेलवे शुरू की, तो सामान्यतः माना जाता है वही आपने इन्वेस्टमेंट किया, रेलवे शुरू किया तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को आप उस पर ब्याज लगा लीजिए। जब रेलवे शुरू हो गई, यहाँ पे चलने लगी, तो उससे जो आमदनी होने लगी, तो उस आमदनी में से ये माना जाना चाहिए कि आमदनी में से आप जो इन्वेस्टमेंट किया है और उसका ब्याज भी जोड़ लें, वो पूरा हो जाए तब तक आप वो पैसा दीजिए। और बाद में जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जब सारा कर्ज आप चुका दें, उसके बाद तो वो पैसा वही रहना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि न केवल अपना पैसा वसूल किया जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, अपितु जो प्रॉफिट हो रहा था, तो जो रेल यहाँ चल रही थी, उसमें सारा पैसा ब्याज सहित वसूल करने के बाद भी जो पैसा यहाँ पर प्रॉफिट में आ रहा था रेलवे के, उसको भी वो ड्रेन करके इंग्लैंड ले गए और अपने राइट के अनुसार, कोई हमने यहाँ पर ट्रेन चलाई है तो ट्रेन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमारा, उसको अपन समझने के लिए देख सकते हैं आज के संदर्भ में कि जितने रोड टैक्स होते हैं, आप जानते हैं टोल टैक्स, तो टोल टैक्स का क्या सिद्धांत है कि भाई आपने सड़क बनाई जिस कंपनी ने, उस कंपनी को 7 साल या उसका एवरेज निकाला जाता है 7 साल या 10 साल तक टोल लिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी कीमत वसूल कर ले। लेकिन होता क्या, प्राइवेट प्रैक्टिस में कई जगह पर ऐसा होता है कि वो पैसा तो वसूल हो ही गया, उसके बाद भी आप वो जो पैसा मिल रहा है जो सरकार को जाना चाहिए, वो सरकार को ना जाकर वो प्राइवेट कंपनी ही उसको लेती रहती है, और जो प्रॉफिट होना चाहिए सरकार को, जनता को फ्री होना चाहिए टोल, वो फ्री नहीं हो पाता है। तो वो ये आज के संदर्भ में देख सकते हैं, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी उसको उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये एक उदाहरण है उनका ट्रेड थियरी का। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए उन्होंने और उससे सिद्ध करने की कोशिश की कि जो भारत में जो अंग्रेजों ने इन्वेस्टमेंट किया वो भारत के हित में नहीं किया है, यानी वो इन्वेस्टमेंट करके सारा प्रॉफिट भी ले जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का भी, और बाद में जो उससे प्रॉफिट हो रहा है उसको भी ले जा रहे हैं। और इसलिए आप अगर देखा हो तो शशि थरूर जो एक कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने किताब लिखी थी, काफी ऑक्सफोर्ड में जाकर उन्होंने लेक्चर भी दिया था, और उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कैसे भारत का शोषण किया है, तो उस शोषण को वापस रेपरेशन किया जाए, यानी कि कम से कम अंग्रेजों को माफी तो मांगनी चाहिए। पूरी किताब में बहुत सी डिटेल में लिखा है किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, तो उसका शोषण के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम माफी तो मांग सकते हैं, ये बात उन्होंने चलाई। तो ये क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ये प्रश्न उठाया था कि भारत में शोषण हो रहा है, भारत को एक संपन्न राष्ट्र से एक गरीब राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो अंग्रेजों के द्वारा हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हो रहा है। और बाद में स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर कर लिया था 1858 के बाद, तो वो भी उसी नीति पर आगे चल रही है। ये सिद्धांत उन्होंने 1867 में जो बहुत से आर्टिकल्स लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, उन्होंने दिया, और बाद में उनकी पुस्तक जो बहुत से लेख है, पत्र है, सबको मिलाकर पुस्तक बनी, अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक उनकी एकमात्र बड़ी पुस्तक हो, वैसे और कुछ लिखा बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये पुस्तक मानी जाती है जिसमें ये ट्रेड थियरी पूर्ण रूप से विकसित करके बताई गई है। इस पुस्तक के लोकप्रिय होने के बहुत से कारण बाद में आर.सी. दत्त थे, उन्होंने भी इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी थी, उन्होंने भी इससे यही बताया कि भारत का शोषण कैसे हो रहा है। और महात्मा गांधी ने जब हिंद स्वराज लिखी 1909 में,
तो उन्होंने अपने एपेंडिक्स में लिखा था किताब में, ये 20 किताबें आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको और भारत के बारे में समझना है। तो उसमें ये किताब की रेफर की गई है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये क्लेम करते थे कि उनका शासन जो है समानता स्वतंत्रता पर आधारित है और इसलिए वो किसी का शोषण नहीं करते हैं, जबकि भारत में शोषण हो रहा था। ये आर्गुमेंट वही है जो कि बाद में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया था कि वहां पर भी अनब्रिटिश रूल हो रहा था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो शासन था वो उन नियमों को नहीं मान रहा था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट मानती थी, जबकि शासन उन्हीं का था अपूर्ण रूप से। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी उनसे बहुत ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। उन्होंने भारत में भी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता की और उससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 बनी थी, उससे पहले ही उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन को माना जाता है कि बहुत सी जो एसोसिएशन पहले बनी हुई थी बिखरी हुई, जिसको मिलाकर फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उसमें से एक उनके द्वारा भी निर्मित थी। कहा जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उन्होंने निर्मित की थी और जिसका मुख्य काम यह था कि भारत की समस्याओं को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक या ब्रिटिश नेताओं तक पहुंचाना। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था और वो न्यूज़पेपर था द वॉइस ऑफ इंडिया। द वॉइस ऑफ इंडिया, इसको भी उन्होंने आरंभ किया था और वो 1892 में, जैसे मैंने बताया आपको, कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के बने। अब उनकी जो ड्रेन थियरी थी वो क्या थी? मुख्य रूप से यह आर्गुमेंट उन्होंने दिए हैं जिसके आधार पर उन्होंने ड्रेन थियरी को प्रोपोगेट किया, जिसको बहुत मान्यता मिली। उनके अनुसार उन्होंने 6 पॉइंट्स उन्होंने लिखे, बताए कि ड्रेन थियरी के ये 6 पॉइंट है जिसके आधार पर ड्रेन थियरी महत्वपूर्ण है। क्या है? पहला, फर्स्ट है इंडिया वाज गवर्न बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका क्या अर्थ है? इसको उन्होंने दूसरी तरह से लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स लिखा फॉरेन गवर्नमेंट। पहला पॉइंट यह है कि भारत एक विदेशी सरकार के द्वारा संचालित है। इस कारण से भारत में जो समस्या आनी चाहिए थी, क्या वो नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। तो भारत में ये समस्या है कि यह यहाँ पर एक विदेशी सरकार का नेतृत्व है। विदेशी सरकार का नेतृत्व होने से क्या होता है कि ये माना जाना चाहिए कि विदेशी सरकार, कोई भी विदेशी सरकार हो कहीं पर भी, वो जहाँ पर शासन कर रही है उस शासन को अपने हित में ही करेगी। वो जहाँ पर शासन कर रहे हैं उनके लोगों के हितों में नहीं करेगी, अपने हित में करेगी। इसलिए पहला तो यही है कि जिसे कह सकते हैं कि सिर्फ इसी बात से हमें मान लेना चाहिए कि चूंकि यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट का शासन है इसलिए वह आपका शोषण ही करेगी। दूसरी बात, वो उन्होंने कहा माइग्रेशन की थियरी उन्होंने बताई जो आज बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि इंडिया
did not attract migration which brought labor and capital. ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसमें क्या महत्व है इसका? आप देखिए कि भारत में अंग्रेज आ रहे थे शासन करने के लिए, लेकिन भारत में वो लोग नहीं आ रहे थे जिनके आने से भारत में कैपिटल आए, इन्वेस्टमेंट करने वाले आए या लेबर आए, जो यहाँ पर जो लेबर जो यहाँ का प्रोडक्शन है उसको सस्ता कर सके, और न पूंजी लेके आ रहे थे। यदि न तो भारत में अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत वो बाहर से लेबर को भी नहीं ला रहे थे जिससे यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, और न वो को कैपिटल अलाउ कर रहे थे आने के लिए, वो सिर्फ स्वयं का शासन कर रहे थे। आप देखें, अगर इसको तुलना करें हम तो दक्षिण अफ्रीका से तुलना करें तो दक्षिण अफ्रीका में लेबर बाहर से जा रहा था, भारत से लेबर जा रहा था, उससे उन लेबर को परेशानी थी, ये तो अलग बात है, वो तो अलग इशू है जो गांधी जी ने उठाया था, लेकिन उससे दक्षिण अफ्रीका को फायदा हो रहा था क्योंकि चीप लेबर मिल रही थी उनको। भारत में ऐसा नहीं था कि कहीं से लोग आए हो जो भारत के अंदर काम करे। दक्षिण अफ्रीका में तो यहां से गए थे लोग जो काम कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थे वो दोनों जगह पर, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वहां से जो एफ्रो-एशियन है, एफ्रो अमेरिकन है, वो यहाँ पर आके काम करे। आप देखिए जो वहां पे एफ्रो अमेरिकन थे जिनको गुलाम बनाया गया था, वो सारी दुनिया में भेजे गए। अमेरिका में एफ्रो अमेरिकन गए, दूसरे कंट्रीज में गए, लेकिन वहां से अभी हमने सुना कभी भारत के इतिहास में वो वहां पर यहाँ पर आए काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि एफ्रो अमेरिकन और भारत के लोग जो साउथ एशियन लोग हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। दे डिड नॉट बिलीव कि ये कोई डिफरेंट है, ये कहते वो भी ऐसे एक जैसे ही है, इसलिए यहाँ पर क्या भेजे, यहाँ पर एक ही गुलाम बहुत है, बाकी गुलाम क्यों नहीं। जबकि उनको जरूरत किसमें थी? दक्षिण अफ्रीका में उनको जरूरत थी यहाँ दूसरी जगह के लोगों को, क्योंकि वहां पर पहले से बस गए थे यूरोपियन जो डच थे मूल रूप से, जो बोअर्स ने कहा जाता है, वो पहले से बसे हुए थे और वहीं के लोगों का शोषण कर रहे थे, उनसे काम करवा रहे थे। तो ये दूसरा पॉइंट उन्होंने रेज किया, बड़ा महत्वपूर्ण बात है माइग्रेशन के संदर्भ में, कि भारत में अंग्रेजों के समय में पॉजिटिव माइग्रेशन नहीं हुआ, सकारात्मक माइग्रेशन नहीं हुआ कि लोग आकर इस भारत को आगे बढ़ाने की बात करें, भारत में कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमिकली, ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात, कि इंडिया पेड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आर्मी, इंडियन आर्मी, यानी भारत के जो प्रशासन था, वो प्रशासन को जो सैलरी मिल रही थी वो ब्रिटिश नहीं दे रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, वो यहीं से जो उनको प्रॉफिट मिलता था भारत में रहने पर, उसी से वो सैलरी लेते थे। न केवल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अपितु जो आपका आर्मी है, इंडियन आर्मी जिसे कहा जाता है, तो उस आर्मी का उपयोग क्या करते थे ब्रिटिशर्स? भारत पर तो कोई आक्रमण कर ही नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स जो उपयोग कर रहे थे वो कर रहे थे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब वो युद्ध में शामिल होते थे तो इंडियन आर्मी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी के रूप में शामिल किया जाता था, पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में, और उनकी सारी जो उनको सैलरी मिलती थी वो भारत के धन कोष से मिलती थी, जिसका भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो भारत का सेना अगर जर्मनी से लड़ रही है जाकर अफ्रीका में, तो उससे भारत को क्या फायदा है? तो मान लो लड़ भी रही है तो उनको अपने पैसे लगाने चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनके सैनिक है वो, लेकिन वो पैसे हमारे यहाँ से लेते थे और लड़ने वो अपने ब्रिटेन को बचाने के लिए जा रहे थे, उनको बचाने के थोड़ी जा रहे थे, थोड़ी आक्रमण कर रहा था वो।
तो ब्रिटेन पे आक्रमण कर रहे थे, तो ब्रिटेन को बचाने के लिए जो सेना लग रही थी उसमें भारतीय सेना भी थी और उसका सारा खर्चा भारत उठा रहा था। ये एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज ग्रेट। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ कर रहे थे, जो लोग आकर प्रशासन का काम कर रहे थे, वो भी सारा खर्चा खुद उठा रहे थे, वो भी सारा खर्चा भारत से ले रहे थे और वहां पर वो नहीं कर रहे थे कुछ भी। जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपने घर से इस खर्चे को नहीं लिया, खर्च नहीं किया, अभी तो हमसे लिया। ये एक और बात जो उसने उठाई। इसी प्रकार से उसने कहा कि ये न केवल युद्ध के समय बल्कि भारत के ये लोग जो खर्चा है एम्पायर बिल्डिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपने एम्पायर को बढ़ा रही थी पूरी दुनिया में, उसका जो खर्चा हो रहा था वो भी भारत से लिया जा रहा था। इसलिए भारत को कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया थी ये मानकर भारत का जो मुगल काल के समय तक आते आते भारत दुनिया में बहुत अच्छे स्तर पर था आर्थिक रूप से। लेकिन उसके बाद में मुगल काल के डिक्लाइन के बाद में, मुगलों के डिक्लाइन के बाद में धीरे धीरे भारत की स्थिति खराब होने लगी और अंग्रेजों ने आकर उसको और खराब किया, जिसके बहुत से कारण थे। उसमें से एक कारण ये भी था कि अंग्रेज अपना जो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उस साम्राज्य विस्तार में भी वो जो खर्चा है वो भी अंग्रेज भारतीयों से ले रहे थे। इसी प्रकार से पांचवी बात उनकी कहा कि उन्होंने एक ओपन इकोनॉमी करी। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि भाई कोई भी भारत में आकर व्यापार कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने प्रोत्साहन उन लोगों को दिया जो अंग्रेज थे, हाईली क्वालिफाइड थे, हाईली पेड जॉब्स है, उन जॉब्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उन जॉब्स को ले रहे थे। तो भारतीय अगर शिक्षित हो तो उनको तो जॉब मिलेगी नहीं वो, और बाहर के लोग आकर यहाँ पे जॉब ले रहे थे स्किल्ड। तो इस कारण से भारत में जो पैसा भारतीय लोगों के पास होना चाहिए था वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा अंग्रेजों के पास जा रहा था। अंतिम बात है कि जो लोग बाहर से आए थे, सिक्स है, when they leave इंडिया, तो वो अपने साथ सारा पैसा भी ले, मतलब जब तक वो नौकरी कर रहे थे या काम कर रहे थे तब तो हर महीने पैसा भेज ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भारत छोड़ा तब भी वो अपना पैसा सारा ले गए। ये भी एक यूनिक फीचर है। आप देखिए, कंपेयर कीजिए इसको भारत के, भाई कॉलोनियलिज्म तो बहुत जगह पर था, अफ्रीका में था पूरा कॉलोनियलिज्म, लेकिन बाकी देशों में अधिकतर, जैसे दक्षिण अफ्रीका एक उदाहरण है, वहां पर जो अंग्रेज बहुत वर्षों से रह रहे थे, काम कर रहे थे, वो रिटायरमेंट के बाद भी वहीं पर बस गए थे, और इसलिए उनका पैसा वहीं पर उस देश में ही लग रहा था। उनके संबंध ग्रेजुअली जो जिस देश से आए थे, वो जैसे इंग्लैंड से आए थे या दूसरे देशों से आए थे, यूरोपियन से, उनसे कोई बहुत ज्यादा संबंध उनका नहीं रहा था, वो अफ्रीकन बन चुके थे, गोरे अफ्रीकन। भारत में आप देखेंगे ऐसे कोई उदाहरण नहीं। अंग्रेज जो यहाँ थे वो अंग्रेज यहाँ रिटायरमेंट के बाद बस गए, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, बहुत इक्का दुक्का, कोई भी यहाँ नहीं रहा। आप ये देखिए क्यों नहीं रहे यहाँ पर कोई, सब अंग्रेज वापिस चले गए। तो भारत में क्या रहने लायक जगह नहीं थी? भारत रिटायरमेंट के बाद बहुत कम लोग, जैसे मार्क टू लिए फॉर इंस्टेंस, ब्रिटिश बीबीसी का समा, वो यार इंडिया में बस गया, या एक तो दूसरे 2-4-5 नाम है, हाँ, वो बाकी बहुत कम लोगों का नाम है जो कि यहाँ बसे। बाकी जितने भी लोग थे भैया, प्रशासन था, मिलिट्री में थे, रेलवे में थे, टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे, डिपार्टमेंट खोले थे, डाकघर में थे, कलेक्टर थे, एक भी नहीं बचा, यहाँ सब चले गए। तो भारत को पूरा शोषण करके जब नौकरी में थे तब भी वो अपना पैसा इंग्लैंड भेजते थे, और नौकरी खत्म करने के बाद रिटायर हुए तब भी वो अपना पैसा इंग्लैंड को भेजते। तो ये 6 कारण उसने बताया है विस्तार से, कि जिसमें ये सिद्ध होता है जिनसे कि भारत में शोषण हो रहा था आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा, और उस शोषण के कारण से भारत
पीछे रह गया था और अंग्रेजों को इसके लिए, जैसा बाद में कहा गया, कि अंग्रेजों को माफी मांगनी चाहिए कम से कम। तो ये जो अब तक जो ये बताया जाता था कि भाई अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, भारत को रेलवे दिया, भारत को ट्रैफिक दिया, भारत को जुडिशियल सिस्टम दिया, ये सब बहुत सी अच्छाइयां बताई जाती है, भारत को एक किया कानूनी रूप से, ये सब अच्छाइयां बताई जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से भारत का शोषण किया। और इसलिए भारत को जब उन्होंने छोड़ा तब तक भारत बहुत गरीब स्थिति में था। यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं 1942 का फेमिन, बंगाल का फेमिन बहुत फेमस है, इसको अमर्त्य सेन ने महसूस किया था और उन्होंने कहा था, उस पर पीएचडी थीसिस उसी पर थी कि फेमिन्स जो होते हैं वो प्रजातांत्रिक देश में नहीं होते कभी भी, वो कॉलोनियलिज्म होते हैं, क्योंकि जो राजा होता है वो कभी भी इस भूख अगर है, भूखमरी फैल रही है तो उस पर वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी के प्रति। और उस समय जो बहुत सारा अनाज और पैसा आना चाहिए था वो विंस्टन चर्चिल जो था प्राइम मिनिस्टर, उसने युद्ध में लगा दिया और बंगाल में फेमिन में नहीं भेजा, जिसके कारण से वहां फेमिन बहुत सीवियर फेमिन हुआ। वहां पर जो अकाल पड़ा बहुत खतरनाक, बहुत ही गंभीर अकाल था। अगर प्रजातंत्र ध्यान रखती कि जनता हमसे सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया, आज भी देख सकते हैं आप, ये तो चलता ही रहता है, प्राकृतिक आपदा तो होती रहती है, लेकिन उस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर होती है इन कंपेरिजन टू जो ये कॉलोनियल सरकार है उससे। तो ये बातें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उसके बारे में कही जाती है, दादा भाई नौरोजी। उसको सभी रेस्पेक्ट से देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, गांधी जी, तिलक वगैरह ये सब भी उसको बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, अंग्रेज उनकी रेस्पेक्ट करते थे बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी ओवर फैक्ट्स एंड एनालिटिकल पावर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, नॉट जस्ट थियोराइजिंग अबाउट फिलोसॉफिकली और दूसरी तरह से। तो उस अर्थ में वो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे। वो ये मानते थे, अगर हम राजनीतिक चिंतन की बात करें, राजनीतिक चिंतन तो उनका बहुत ज्यादा नहीं था, सबसे बड़ा यही था, लेकिन चूंकि वो पार्लियामेंट के सदस्य थे इसलिए वो संसदीय प्रणाली को सही मानते थे और मानते थे भारत में भी संसदीय प्रणाली लागू होनी चाहिए जिसमें भारतीयों का किसी रूप में ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सेदारी हो। उस समय तक तो स्वराज की बात उठ चुकी थी, जैसे मैंने बताया, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज की बात की और ये भी स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन ये उस समय तक सब जो विचारक, ये लोग जो भी नेता थे, वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, यानी पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे थे। वो सबसे पहले तिलक ने करी कि हमको आजादी चाहिए, इन्होंने पूर्ण आजादी की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि तो शोषण समाप्त हो हमारा और हम ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहने को तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो नीतियां लागू की जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वहां पर लागू करती है, इंग्लैंड में लागू करती है। यही आर्ग्यूमेंट आप देखेंगे गांधी जी का भी था दक्षिण अफ्रीका में। वो तो यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने ये बात आरंभ की थी 1920 के बाद में कि हमें आजादी चाहिए और हम अंग्रेजों से पूर्णतः आजाद होना चाहते हैं। उससे पहले तक कांग्रेस भी यही मानती थी कि डोमिनियन स्टेटस, तिलक गोखले भी यही मानता था, जितने भी लिबरल पार्टी लोग थे वो सब यही मानते थे डोमिनियन स्टेटस के लिए, यानी हमको सरकार को स्वायत्तता मिले, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहेंगे, ब्रिटिश एम्पायर की जो पॉलिसीज है उसको लागू करेंगे, लेकिन हम उस नीतियों को लागू करने में स्वायत्तता होनी चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी भी इसी विचार के थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस में उदारवादी प्रवृत्ति का नेता माना जाता है। पुराने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाद में मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग वो है जो कि ये मानते हैं कि उदारवादी जो उनका दृष्टिकोण था कांग्रेस का, अतिवादी नहीं थे, उदारवादी थे, नरम दल से कह सकता, तो वो उसके बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना